मित्रों नमस्कार। लीगल अवेयरनेस प्रोग्राम। मित्रों, इस प्रोग्राम के तहत मेरे जो वीडियोस आते हैं उसमें एक वीडियो आईपीसी की सेक्शन 498A पर आया और जिसको बहुत बड़ी संख्या में लोगों के द्वारा देखा गया और उस पर अपने कमेंट्स किए गए। काफ़ी लोगों ने एक दो क्वेश्चन इस पर रेज़ किए और फिर मेरे मन में ये वाली बात आई कि सबको अलग अलग बताने की जगह मैं इसका वीडियो बना करके उनके दोनों जो क्वेरीज की गई हैं उनका जवाब दूंगा। और इसमें इंटरेस्टिंग बात ये है कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट जजमेंट आया और उस जजमेंट ने इन दोनों क्वेरीज को जिनको कि आप लोगों ने पूछा उसका बिल्कुल स्पेसिफिक जवाब दिया। तो आज मैं दोनों क्वेरीज को लूँगा और उसके साथ में उनका जो निराकरण किया है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट आया है उसको हम लेंगे। तो सबसे पहले तो यह है कि क्वेरीज आपकी क्या है। पहली क्वेरी लोगों ने ये करी कि आईपीसी की सेक्शन 498A के अंतर्गत केस को कब फाइल किया जा सकता है और इसकी क्या कोई समय सीमा भी है, कोई लिमिटेशन भी है कि कोई ऐसा समय भी निर्धारित है कि जिसके बाद इस सेक्शन का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। पहली क्वेरी तो ये है। तो नेक्स्ट शैल में मैं बताऊं कि जी हाँ, इसका भी समय निर्धारण है, लिमिटेशन पीरियड है। इसके लिए कितना है इसको मैं आगे अभी बताऊंगा। और दूसरा क्वेरी ये करी गई कि क्या स्त्री धन जो कहलाता है उसकी मांग एक बार करने के बाद क्या दोबारा भी की जा सकती है। तो इसकी मांग दोबारा नहीं की जानी चाहिए, दोबारा किया जाना डाउटफुल है, आफ्टर थाट है। तो इसलिए अब हम चलते हैं कि इसमें कौन ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के सामने क्या केस आया और उसके फैक्ट्स को हम समझेंगे। पहले तो समझ लेते हैं केस कौन सा है। तो केस है कमलेश कालरा वर्सेस शिल्पिका कालरा, क्रिमिनल अपील नंबर 416 ऑफ 2020। डेट ऑफ ऑर्डर इसमें हुआ 24 अप्रैल 2020 ये ऑर्डर हुआ। अब इसमें क्या कहा और उसको समझने के लिए हम इसके फैक्ट्स को समझ लेते हैं। इसके फैक्ट्स ये हैं मित्रों कि शिल्पिका कालरा की शादी मनीष कालरा से 28 जुलाई 2007 को हुई। कहाँ हुई? दिल्ली में हुई। अब जरा सा डेट्स को भी आप नोट करते रहिए और क्योंकि उससे ये मैटर क्लियर हो जाएगा। तो 24 अप्रैल को इनकी शादी हुई। अभी 2 साल भी नहीं बीते थे। 2 साल बीतने से 1-1.5 महीना पहले ही दोनों में डिस्प्यूट हो गया और दोनों अलग अलग रहने लगे। तो अलग रहने की डेट क्या हो गई? 10 जून 2009। 10 जून 2009 से दोनों अलग अलग रहने लगे और दोनों बॉम्बे में थे तो जॉब कर रहे थे तो वहाँ पे अलग अलग रहने लगे। 24 जुलाई 2009 को मतलब अलग होने के 1 महीने के बाद, शादी से लगभग 2 साल के बाद हस्बैंड ने अपनी वाइफ जो है इनका नाम है शिल्पिका कालरा के खिलाफ डाइवोर्स पिटीशन बांद्रा मुंबई के कोर्ट में डाल दी कि सब इन्होंने डाइवोर्स उनको चाहिए। ये पिटीशन भी पड़ गई। अब क्या हुआ कि ये जो अलग हुआ, अलग कब से हुए? 10 जून 2009 से। तो 10 जून 2009 से अलग होने के 3.5 साल के बाद मतलब 28 जनवरी 2013 को शिल्पिका कालरा ने दिल्ली में, क्योंकि शादी दिल्ली में हुई थी, उनका घर दिल्ली में था, तो दिल्ली में एक एफआईआर के लिए एप्लीकेशन पुलिस ने दी और जिसमें उन्होंने 4 लोगों को, अपने हस्बैंड मनीष कालरा, अपनी जो मदर इन लॉ हैं कमलेश कालरा और ब्रदर इन लॉ और सिस्टर इन लॉ, इन चारों को पार्टी बनाया और 498A का केस इनके खिलाफ एप्लीकेशन दे दी पुलिस में। दूसरा चार्ज इन्होंने ये लगाया कि जो मदर इन लॉ हैं उनके पास सारा उनका स्त्री धन है और उसकी स्त्री धन की एक लिस्ट भी उन्होंने पुलिस को दी कि ये स्त्री धन हमको वापस दिलवाया जाए। तो अब स्थिति ये हो गई कि अलग होने से 3.5 साल के बाद ये पुलिस में इन्होंने अपनी एक एप्लीकेशन दी इस 498 के लिए। तो पुलिस ने 29 अक्टूबर 2014 को एक एफआईआर दर्ज कर ली और वो एफआईआर कौन सी सेक्शन में हुई? वो हुई आईपीसी की सेक्शन 498A के अंतर्गत और 406 के अंतर्गत। तो 498 तो ये अलग हो गया और
496 जो है वो इस बात का कि स्त्रीधन नहीं लौटाया जा रहा है। अब इसके आगे क्या हुआ कि जब मई 2015 में उन्होंने ये एफआईआर कब हुई, अक्टूबर 2014 को, तो 6 महीने के बाद लगभग उनके हस्बैंड ने जो स्त्री धन के लिए लिस्ट दी गई थी पुलिस के सामने, उस लिस्ट का सारा सामान और 5,98,000 रुपये का पे ऑर्डर, ड्राफ्ट जिसको कहिए, पे ऑर्डर, वो उन्होंने पुलिस को दे दिया कि ये रही साहब आपकी लिस्ट का स्त्री धन और ये रहा पे ऑर्डर 5,98,000 रुपये का। लेकिन जो वाइफ थी शिल्पिका काल्ला, उसने लेने से मना कर दिया। उसने कहा कि नहीं, अभी तो मेरा स्त्री धन और बाकी है जिसकी लिस्ट मैं बाद में दूंगी। ये कह करके उन्होंने स्त्री धन भी नहीं लिया और ना ही वो ड्राफ्ट लिया। नतीजा ये हुआ कि 25/5/2016 को पुलिस ने चार्जशीट फाइल कर दी और चार्जशीट में नंबर 1 उसके हस्बैंड को 498A में और उनकी मदर इन लॉ मतलब शिल्पिका काल्ला की सास मदर इन लॉ को 498A में और 406 में इसमें इनको चार्ज किया गया। तो इसके खिलाफ अब इसमें एक बात और हुई कि जब इन्होंने ये चार्जशीट फाइल कर दी जून 2016 में, तो उसके भी 2 महीने के बाद उन्होंने वाइफ ने एक एडिशनल स्त्री धन की लिस्ट और दे दी। तो ये लिस्ट कब दी? ये लिस्ट जो पहली लिस्ट है उसके 1 साल के बाद और अलग होने के 7 साल के बाद। अब इस पर जरा सा गौर करें, जब दोनों अलग हो गए तो उसके 7 साल के बाद ये उन्होंने लिस्ट दी और जो पहली लिस्ट दी थी उसके 1 साल के बाद दी। इतना लेट ये लिस्ट दे दी। तो अब इस चार्जशीट में जो इन पे चार्जेस लगे, उसके हस्बैंड मनीष काल्ला और उसकी मदर कमलेश काल्ला, ये दोनों हाई कोर्ट में इस आशय से गए, इस निवेदन, इस प्रार्थना के साथ में गए कि साहब ये चार्जेस क्वैश कर दिए जाएं। ऑनरेबल हाई कोर्ट ने अपना ऑर्डर 12 अक्टूबर 2018 को दिया और इस ऑर्डर में उन्होंने ये पाया कि जो चार्जेस लगाए हैं दोनों की अलग होने की तारीख से 3.5 साल के बाद ये चार्जेस लगाए हैं। तो ये लिमिटेशन के जो निर्धारित लिमिट है उसके बाद में लगाए गए हैं, इसलिए 498A नहीं बनता है इन दोनों के खिलाफ। अब क्यों नहीं बनता? क्योंकि इसकी जो लिमिटेशन है वो 3 साल बताई गई और 3 साल के बाद 3.5 साल के बाद इन्होंने, लिमिट तो है 3 साल और इन्होंने फाइल किया है केस 498A का 3.5 साल के बाद, इसलिए इनके ये 498A नहीं बनता है। अब रहा 406 स्त्री धन का मामला, तो कोर्ट ने कहा कि इन्होंने जो चार्ज लगाए हैं उसमें स्पेसिफिक ये बात कही है कि सारा स्त्री धन मदर इन लॉ के पास था। तो जब मदर इन लॉ के पास था तो इसलिए हस्बैंड को भी 406 से उसको मामला उनके खिलाफ नहीं बनता है, इसलिए हस्बैंड के खिलाफ 406 और 498A दोनों के चार्जेस को उन्होंने ख़त्म कर दिया और उनके उससे रिलेटेड एफआईआर क्वैश कर दी गई। अब बचा केवल मदर इन लॉ पे 406 का मैटर कि क्योंकि उन्हीं के पास वो स्त्री धन था और वो स्त्री धन अभी पूरा नहीं गया था अकॉर्डिंग टू शिल्पिका जो उनकी डॉटर इन लॉ थी। तो अब हाई कोर्ट के ऑर्डर को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया। एक तो मदर इन लॉ ने किया कि सब 406 उन पर क्यों लगा दिया गया है स्त्री धन का, ये गलत है। और जो उनकी डॉटर इन लॉ थी मतलब मनीष की वाइफ शिल्पिका काल्ला, वो भी उसने भी सुप्रीम कोर्ट में हाई कोर्ट के ऑर्डर को चैलेंज किया कि सब 498A इन्होंने हाई कोर्ट ने गलत तरीके से ख़त्म कर दिया, ये ख़त्म नहीं होना चाहिए था। तो दोनों के अपीलों को ज्वाइंटली सुप्रीम कोर्ट ने सुना और सुनने के बाद बड़ा ही इम्पोर्टेंट ऑर्डर पास किया। तो इसके 2 इश्यूज थे सुप्रीम कोर्ट के सामने। तो पहला इशू तो ये था कि 498A बनता है या नहीं बनता। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के ऑर्डर को सही पाया और ये कहा कि जो प्रोविज़न किया गया है सीआरपीसी में उसके तहत 3 साल का ये इसका लिमिटेशन पीरियड है। कब से? अलग होने की तारीख से। जब से वो अलग हुए उसके 3 साल के अंदर वो 498A के अंतर्गत अपनी वो केस फाइल कर सकते हैं। ये नहीं है कि जब भी मर्जी आई, जब नाराज़ हो गए तब उठे और 498A में एप्लीकेशन लेके पहुंच गए कि साहब ये मामला बनता है। इसके लिए लिमिटेशन पीरियड है और वो 3 साल का है। और वो क्योंकि इस पर्टिकुलर केस में 3 साल के बाद ये केस फाइल किया गया है, इसलिए इसको
जो हाई कोर्ट ने क्वेश्चन किया है वो बिल्कुल सही किया है। ये तो सुप्रीम कोर्ट का एक मैटर हो गया। अब जो दूसरा इशू था वो था 406 के तहत स्त्री धन की क्या पोजीशन है। तो स्त्री धन में सुप्रीम कोर्ट ने पाया कि उसने जो पहली एक जो डाइवोर्स पिटीशन चल रही है जो 10 साल से चल रही थी, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर होने तक पेंडिंग थी, तब तक इन बिटवीन कभी भी उसकी वाइफ ने स्त्री धन की मांग नहीं करी वहाँ पे। और जो पहली बार लिस्ट दी थी और उस लिस्ट के तहत लिस्ट का सारा सामान और 5,98,000 रुपये का पे ऑर्डर उसके हस्बैंड ने दे दिया, उसकी मदर इन लॉ ने उनको हैंड ओवर कर दिया। लेकिन उसके जो पहली लिस्ट दी थी उसके भी 1 साल के बाद उन्होंने दूसरी लिस्ट दे दी। तो इस तरह से जो दूसरी लिस्ट दी है वो आफ्टर थॉट है और वो स्वीकार योग्य नहीं है। क्यों? क्योंकि उसके बारे में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने अपने ऑर्डर में अलग से लिखा। तो उसमें क्या लिखा वो मैं पढ़ के सुनाता हूँ, बड़ा इंपॉर्टेंट है। इन व्यू ऑफ द एफोरसेड फैक्ट्स वी आर ऑफ द ओपिनियन दैट द एलिगेशंस ऑफ द कंप्लेनेंट शिल्पिका कालरा with regard to non-return of the Stridhan articles and the charges under section 406 against the Kamlesh Kalra or even against Manish Kalra, Avnish Kalra and Suman Kalra are not sustainable in law. It clearly appears that the filing of the criminal complaint is a pressure tactic, having been implied by the complainant Shilpika Kalra against her husband, mother-in-law, brother-in-law and sister-in-law, which is clearly an abuse of the process of court and is liable to be quashed in toto. ये इतना सख्त निर्देश के साथ में उन्होंने कहा कि ये तो एब्यूज़ है, ये तो एक मिसयूज़ ऑफ लॉ है कि जब आए तो आपने एक लिस्ट और दे दी। पहली लिस्ट जो दी थी वो सोच समझ के दी थी और अगर उस अगेंस्ट पार्टी ने उसको फॉलो कर दिया और स्त्री धन का उस लिस्ट का सब वापस कर दिया, जो डिमांड थी वो 5,98,000 वो भी वापस कर दी, तो उसके बाद मन नहीं भरा तो एक लिस्ट और। ये फंसाने के लिए और परेशान करने की टैक्टिक्स, प्रेशर बनाए रखने की टैक्टिक्स का था। इसलिए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो दूसरी लिस्ट की मांग है वो गलत है और वो आफ्टर थॉट है। तो इससे एक बात ये निष्कर्ष निकल के आ गया कि इस तरह से सोच समझ के अगर किसी केस में स्त्री धन की मांग की जाती है तो पूरे एविडेंस के साथ में एक बार में की जानी चाहिए, तभी उसकी मांग में उसमें बल रहता है। अब इसके अलावा इसमें हम एक बात इसके बीच में और बता दें कि ये जो 3 साल का लिमिटेशन वाली बात आई 498A के लिए, तो ये कहाँ पर है? तो मित्रों CRPC के सेक्शन 468 में प्रोविज़न किया गया है। और वो प्रोविज़न क्या किया गया है कि यदि कोई भी अपराध, कोई भी ऑफेंस जिसकी सज़ा केवल जुर्माना है, जिसमें सज़ा नहीं है, सज़ा के रूप में केवल जुर्माना निर्धारित किया गया है, उसका लिमिटेशन पीरियड 6 महीने है। यदि कोई अपराध, कोई ऑफेंस ऐसा है जिसकी सज़ा मैक्सिमम 1 साल तक है तो उसका लिमिटेशन पीरियड 1 साल तक है। यदि किसी ऑफेंस की, किसी अपराध की सज़ा जो है वो मैक्सिमम 3 वर्ष है तो उसका लिमिटेशन पीरियड 3 साल का है। और अगर 3 साल से ज़्यादा है तो वो अनलिमिटेड है। तो अब 498A के अंतर्गत अगर मैक्सिमम सज़ा 3 साल की है तो इसलिए इस CRPC के सेक्शन 468 के तहत 498A के अंतर्गत अगर अपराध सिद्ध हो जाता है तो उसकी सज़ा 3 साल है, इसलिए इसके लिमिटेशन भी 3 साल ही माना जाएगा। कब से? दोनों के अलग होने की तारीख से। तो मित्रों बड़ा ही इम्पोर्टेंट जजमेंट हो गया जिसमें 2 चीज़ों को बिल्कुल फाइनल कर दिया कि 498A मनमर्जी वाला मामला नहीं है, इसकी एक लिमिट है, इसका एक दायरा है, इसका एक समय है और वो समय 3 साल का है। दूसरा, स्त्री धन की मांग परेशान करने की नीयत से नहीं की जा सकती, इसको ऑनेस्टली अगर इसकी डिमांड है तो एक बार में विद एविडेंस की जानी चाहिए, तभी उनके उसमें दम रहता है। मित्रों ये बड़ा ही इम्पॉर्टेंट जजमेंट आया। अब क्योंकि बहुत सारे केसेस ऐसे होते हैं अपने मित्रों के परिवार में, समाज में होते हैं, तो वो इन ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के इस जजमेंट का फ़ायदा लें और इसको सोच समझ करके ही
अपना केस करें। इसलिए ये इन सारे मामलों को देखते हुए आज का ये मेरा वीडियो बड़ा ही इंटरेस्टिंग और बड़ा ही जो समस्याएं थी उनका निदान करने वाला है। मित्रों, मुझे उम्मीद है कि आपको अवश्य पसंद आएगा। नमस्कार।